हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों में हमने नाइट्रोजन फैमिली को लिया था, तो उस नाइट्रोजन फैमिली के पहले मेंबर नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स की बात हो रही है। और इसी में हमने नाइट्रोजन के एसिड्स की बात की थी कि नाइट्रोजन से बनने वाले अम्ल कौन कौन से होंगे, और उनमें से हम नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका केमिकल फॉर्मूला HNO3 था, यानी एक हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हम नाइट्रिक एसिड को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने उसके विरचन की विधियों की बात की थी, यानी कि प्रिपरेशन मेथड, किस प्रकार से बनाया जाएगा, और साथ ही हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा था। आज के सेशन में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। नाइट्रिक एसिड का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। ओके, और प्रिपरेशन मेथड में पहला मेथड देखा था आपने, जो कि लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि थी आपकी। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में हम क्या कह रहे थे कि सोडियम नाइट्रेट या आपका पोटेशियम का नाइट्रेट है, इन दोनों में से कोई भी एक नाइट्रेट ले लीजिए और उसकी अभिक्रिया H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, दूसरा हमने ऑस्टवाल्ड का प्रक्रम देखा था। ऑस्टवाल्ड का प्रक्रम आपने 3 स्टेप में देखा था। पहला स्टेप कहता था कि अमोनिया की अभिक्रिया आप हवा से, या जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे करवाइए, और उससे करवाने पर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जिसके बाद हमें NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होती है और जल में घुल करके क्या बनाती है, आपका नाइट्रिक एसिड बनाती है। साथ में आपका HNO3 भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल आपके यहाँ पर बन रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ यूज हो रही है, इस वाली स्टेप में। तो यहाँ से फिर आप दोबारा पुनः चक्रित करके ये अभिक्रिया में HNO3 बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया था। साथ में स्ट्रक्चर की बात हुई थी, तो आपको पता है एक नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 4 बंध बना रहा है नाइट्रोजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक ऑक्सीजन पे इसके नेगेटिव चार्ज आता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और जबकि एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर में यानी कि संरचना में ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक एक चार्ज है दोनों पे, और कैसे हैं, विपरीत है। इस वजह से पूरे HNO3 पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। सबसे पहले हमने बात की थी कि वो कलरलेस होता है, यानी रंग किसी प्रकार का उसमें नहीं होगा, साथ ही कैसा होगा, द्रव अवस्था में आपको मिलेगा। ओके, तो नाइट्रिक एसिड आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, लैब्स में जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहां पर उसमें जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन, ये इसका क्वथनांक होता है, और वहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यानी हिमांक 231.4 केल्विन। ओके, लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स अबाउट 68% ऑफ HNO3 बाय मास एंड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट घनत्व कितना है, 1.504। ओके,
नेक्स्ट था द इम्प्योर एसिड इज जनरली येलो, और अगर आपको नाइट्रिक एसिड येलो कलर का दिखाई देता है, दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। और ये इम्प्योरिटी किसके कारण होती है? क्योंकि उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनाया गया था थर्ड स्टेप में, तो यानी उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में? इम्प्योरिटी की फॉर्म में। ओके और जब वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें घुली हुई होती है, डिसॉल्व होती है, तो फिर ऐसे नाइट्रिक एसिड को क्या कहा जाता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा कि HNO3 में अगर NO2 घुली हुई है, उस अवस्था में पाई जा रही है, डिसॉल्व है, तो फिर उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहा जाएगा। ओके तो यहां तक हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम आगे बात करेंगे, कोरोसिव एक्शन की बात की थी, इसके साथ ही कोरोसिव एक्शन यानी जब स्किन पे गिरता है तो स्किन को खराब कर देता है। तो एसिड जब गिरता है स्किन पे तो स्किन को जला देता है, तो नाइट्रिक एसिड भी ऐसा ही है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर स्किन पे गिरेगा तो आपके स्किन को खराब कर देगा और प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर्स। पेनफुल ब्लिस्टर यानी जो फफोले जैसे उठ जाते हैं जलने के बाद, तो वही वहां पर बन जाएंगे जहां पर ये गिरेगा। ओके चलिए आगे कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। इन एन एक्वस सोल्यूशन इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहा जा रहा है? एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में ये कैसे बिहेव कर रहा है? जलीय विलयन इसका कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड की भांति, यानी कि एक प्रबल अम्ल की भांति ये कार्य करेगा, बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी नाइट्रिक एसिड का जलीय विलयन प्रबल अम्ल की भांति कार्य करता है। ओके ये आपकी क्या हो गई? रासायनिक। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। तो देखिए HNO3 की रिएक्शन कराई H2O से और क्या बना आपको? H3O प्रोड्यूस। ओके और साथ में NO3। H3O आपका पॉजिटिव में निकलता है और NO3 निगेटिव। क्लियर? तो जब हाइड्रोनियम आयन निकलेगा आपका, तो यानी कि ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहीं पर आप अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाते हैं? किसी भी चीज का को पानी में डालकर उसका डिसोसिएशन होता है वहां पर, फिर हम देखते हैं कि वो किस किस फॉर्म में या कैसे कैसे आयन्स बना रहा है, उसी के आधार पर हम बताते हैं कि वो एक अम्ल है या क्षार है। ओके चलिए, कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। ठीक है, कौन? कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया में एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। क्या हम कहेंगे? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमने सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ KMnO4 या फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सारे यूज होते हैं ना, तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है। तो HNO3 भी आपका सांद्र है जब, तो वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद Cu, कॉपर के साथ इसकी अभिक्रियाएं देखते हैं। तो जो ये ऑक्सीकारक है ये गोल्ड को छोड़ करके, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जैसी धातुओं को छोड़ करके बाकी जो आपकी धातुएं होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी अधिकतर धातुओं के साथ ये क्या करता है? आपका अभिक्रिया करता है। कौन? HNO3। समझ गए? जो आपकी उत्कृष्ट धातुएं यानी नोबल मेटल्स, नोबल मेटल को किस में
किसको रखा गया था, कौन सी धातुओं को रखा गया था? जो धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं हो रही थी या ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में किसी से अभिक्रिया नहीं कर रही थी। तो जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनको नोबल मेटल्स में रखा गया था। ठीक है, तो इनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि जो बाकी जो आपकी अधिकतर धातुएं हैं उनके साथ ये अभिक्रिया करता है। ओके, तो यहाँ पर कॉपर के साथ रिएक्शन हम इसकी देखेंगे कि कॉपर के साथ किस प्रकार रिएक्शन होती है। 3Cu + 8HNO3 कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ जुड़ करके यहाँ पर कंपाउंड बना रही है अलग। ठीक है, जिनमें कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में H2O भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कॉपर के नाइट्रेट यहाँ पर बन रहे हैं। दोनों ही कॉपर की रिएक्शन है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो इस अभिक्रिया में कॉपर आप लिखेंगे रिएक्शन विद Cu में क्या लिखेंगे कि जब कॉपर की अभिक्रिया HNO3 से कराई जाती है, ठीक है, या HNO3 की अभिक्रिया कॉपर से कराई जाती है तो कॉपर का नाइट्रेट बनता है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और आपका जल भी बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने किस किस की अभिक्रिया देख ली बच्चों? धातुओं में हमने बोला कि उत्कृष्ट जो गैसें हैं, उत्कृष्ट जो मेटल हैं, यानी कि आपके नोबल मेटल्स जो हैं, उनकी अभिक्रिया आपकी किसके साथ नहीं हो रही है? यहाँ पर हम HNO3 के साथ नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। लेकिन बाकी जो धातुएं हैं हमने कहा उनके साथ ये HNO3 रिएक्ट करेगा, जिसमें कि हमने कॉपर और जिंक को देखा कि कॉपर के साथ भी कॉपर का नाइट्रेट बन रहा है और जिंक के साथ जिंक का नाइट्रेट बन रहा है। इसके अलावा कुछ और धातुएं ऐसी होती हैं कि आपकी उनमें HNO3 रिएक्ट नहीं करती, बल्कि जब उनको घोला जाता है HNO3 में तो वो ऑक्साइड की परत अपने ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, जिनमें कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारी धातुएं आती हैं। तो वो अक्रिय परत बन जाती है उनके ऊपर ऑक्साइड की, धातु के ऑक्साइड की, क्योंकि वो बहुत धातु हैं और धातु के ऊपर ऑक्साइड की कौन सी परत बनेगी? धातु के ऑक्साइड की बनेगी, तो वो अक्रिय हो जाते हैं। ओके, यह सिर्फ धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि अधातुओं के साथ भी आपका अभिक्रिया करता है। तो यानी HNO3 क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा। ऑक्सीकृत का मतलब कि ऑक्सीजन को वहां पर जोड़ेगा या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया वहां पर होगी। तो ऑक्सीकृत करके क्या बनाएगा फिर? जैसे कोई भी अधातु है तो फिर उसका क्या होगा? वहां पर ऑक्सीकरण होगा, किसके द्वारा? HNO3 के द्वारा। तो यानी धातु और अधातु दोनों का ही ऑक्सीकरण हो रहा है HNO3 के द्वारा। बस हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो नोबल मेटल्स हैं, यानी कि उत्कृष्ट आपकी धातुएं हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, और साथ में कुछ और धातुएं ऐसी हैं जो अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की अक्रिय परत बना लेते हैं, तो उनका भी वहां पर ऑक्सीकृत उनको कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ अधातुओं की अभिक्रिया देखते हैं HNO3 की। रिएक्शन विद I2, यहाँ पर लिखेंगे आप विद नॉन मेटल, यानी अधातुओं के साथ, और उसमें पहला हम लिख रहे हैं I2 के साथ, यानी आयोडीन के साथ। और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके आपका रिएक्शन विद I2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? 2HiO3 + 4H2O + 10NO2 बन रहा है। और ये जो आपका 2HiO3 है ये आयोडिक एसिड है, ठीक है। तो आयोडीन ने नाइट्रिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? आयोडिक एसिड बना लिया, ठीक है। और साथ में आपका वाटर बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ओके। एंड सेकेंड है आपका अधातुओं में ही रिएक्शन विद कार्बन, और थर्ड है आपका रिएक्शन विद सल्फर। कार्बन से अभिक्रिया करके जो HNO3 है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, साथ में आपका वाटर और NO2 प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पर
दूसरी जो आपकी रिएक्शन है जो कि सल्फर के साथ है, तो सल्फर आपके अधातु है और जो सल्फर HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2SO4, यानी आपका H2SO4 क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बनेगा। ओके, रिएक्शन विद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फोरिक अम्ल यानी फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल बन रहा है। और आप कहेंगे कि फॉस्फोरस किस में ऑक्सीकृत हो रही है, फॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि अधातुओं के साथ HNO3 की रिएक्शन बताइए, या ये भी पूछ सकते हैं आपका कि अलग अलग रिएक्शन का नाम दे दिया कि जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत कीजिए तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो वहां पर फॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। कार्बन किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। आयोडीन किसमें हो रहा है, आयोडिक एसिड में हो रहा है। सल्फर किसमें हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हो रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे रिएक्शन। तो बच्चों आपको कंटिन्यूअसली अपना रिवीजन करते रहना है, जितने चैप्टर पहले पढ़ा दिए गए हैं साथ साथ उनका रिवीजन भी कीजिए, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ पढ़ते भी रहिए और रिवाइज करते रहिए। ओके, अदरवाइज आप फिर जो जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो बिना रिवीजन के आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे और दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फिर बहुत समय लगेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में ही ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, यानी भूरी वलय परीक्षण। ब्राउन रिंग यानी ऑक्सीकारक गुणों की बात की, जहां पर इसने धातुओं के साथ अभिक्रियाएं दी, अधातुओं के साथ अभिक्रियाएं दी, और साथ ही हमने बोला नोबल मेटल्स के साथ और कुछ और धातुओं के साथ ये अभिक्रिया नहीं देता है। वहीं पर इसकी अभिक्रिया अधातुओं के साथ भी हमने देखी, और फिर हमने ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, और अब हम इसके यूजेज यानी उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड आपका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उर्वरक जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, और फिर आपका उनमें जो अमोनियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम नाइट्रेट को कहाँ से बनाया जा रहा है, आपका नाइट्रिक एसिड से बनाया जा रहा है। तो इसीलिए पहला उपयोग क्या हो गया कि नाइट्रेट अम्ल का प्रमुख उपयोग है उर्वरकों के लिए, जिनमें कि जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, लेड चैम्बर प्रोसेस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और आपने जैसे देखा कि नाइट्रिक एसिड जो है एक प्रबल अम्ल है, तो यहाँ प्रबल अम्ल के रूप में ये प्रयोग होगा, और साथ ही हमने क्या बोला कि ये एक ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस में भी ये कहीं कहीं प्रोड्यूस होगा, यानी ऑक्सीकृत करने का काम भी ये करेगा। थर्ड है आपका, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव सच एज ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक जो होते हैं, इनको बनाने में आपका नाइट्रिक एसिड यूज में आता है। ओके, सच एज ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन यानी कि आपका बेंजीन रिंग में CH3 और 3 पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ होगा, आपका NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसको बनाने में, और साथ ही नाइट्रोग्लिसरीन और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग और उस पे एक पॉइंट पे OH और बाकी 3 जगह आपका क्या जुड़ा हुआ होता है, आपका NO2। ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे कहते हैं। फोर्थ है आपका, तो ये सारे पिक्रिक एसिड हो गया, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, एक्सप्लोजिव के रूप में काम में आते हैं।
तो पिक्रिक एसिड में भी H2SO4 का यूज होता है, फिर नाइट्रेशन किया जाता है वहां पर, तो नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल काम में आता है। ओके, फोर्थ है आपका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, परफ्यूम एंड सिल्क। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? डाइज, परफ्यूम एंड सिल्क को बनाने में किया जाता है। फिफ्थ है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रेट्स फॉर यूज इन एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स। ओके, तो पायरोटेक्निक्स में या एक्सप्लोजिव में जो नाइट्रेट यूज में आती है उसको बनाने में HNO3 का प्रयोग होता है। ओके, सिक्स्थ है, इट इज यूज्ड इन पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इचिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील और धातुओं के निक्षारण के लिए किया जाता है। ओके, सेवेंथ है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। रॉकेट फ्यूल्स में ये एक ऑक्सीडाइजर की उपयोग लिखेंगे जल्दी से। ये उपयोग हो गए नाइट्रिक एसिड के। ओके, तो होपफुली इतना आपको आज के सेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से उपयोग नोट करें। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझा और साथ साथ हमने उसके उपयोग देखे। ओके, तो यहाँ तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। अपने चैप्टर्स जितने भी पढ़ाए गए हैं उनको रिवाइज करते रहना है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स या नए टॉपिक के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।